बच्चों, कैसे हैं आप सब? एंड आई होप आपकी नीट की प्रिपरेशन इस टाइम पे बहुत ही अच्छी चल रही है। ऑल्सो आई बिलीव कि हमारी हेलिक्स टीम ने जो ये वीडियो सीरीज़ लॉन्च की है ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही बेनिफिशियल है। देखो बच्चे, ये हमारा बहुत ही क्रूशियल टाइम है, बहुत ही कम दिन बचे हैं हमारे नीट के एग्ज़ाम में, राइट? एंड बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपको स्ट्रेस या टेंशन हो रहा हो इस टाइम पे। तो देखो, स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेना है, आपने खुद पे विश्वास रखना है। साल 2 साल आपने बहुत मेहनत की है, राइट? और अब उस मेहनत पे एकदम यकीन रखना है, ठीक है? तो देखिए, हमारी इस केमिस्ट्री की सीरीज़ में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप जो भी कहते हो, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये एक तरह से बेस है हमारी केमिस्ट्री का। इस चैप्टर में हम जो भी सीखते हैं वो पूरी केमिस्ट्री थ्रू आउट चलता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, बिकॉज आपको तो पता ही है कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें गड़बड़ हो जाएगा तो केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, पी ब्लॉक, कितने सारे चैप्टर इसके बेस पे हैं। तो आपने क्या ट्राई करना है कि बिल्कुल सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, ठीक है? हर कंसेप्ट आपको पता हो। तो आज की इस सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं, हम जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जितने भी तरह के आते हैं, उन सब की एक क्विक रिवीजन देखेंगे। चलिए शुरू करें एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। ओके बच्चों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 24 × 10⁻14 हर्ट्ज। द वेव नंबर एसोसिएटेड विद इट इज। हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और वेव नंबर हमें निकालना है। तो देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो c = न्यू लैम्डा, ये रिलेशन हम यूज करेंगे। और लैम्डा जो होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर, which means we can write c = न्यू डिवाइडेड बाय वेव नंबर। और वेव नंबर आपका क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी बाय स्पीड ऑफ लाइट। इसको सॉल्व करिए, फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 24 × 10⁻14 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁻8। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 8 × 10⁻6 पर मीटर, ठीक है? ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे एक बात बताना ज़रूरी है कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये प्लैंक्स के क्वेश्चंस में भी आपका लग सकता है। जैसे प्लैंक्स थ्योरी ने कहा था कि जो एनर्जी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, विच मीन्स, ठीक है? अब जब हमें प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाना है तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ हम लगाते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। नाउ प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बच्चे हमें पता होनी चाहिए। एक बार यहाँ देखिए, फ्रीक्वेंसी की जगह c/λ रख दें और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मैं यहाँ लिख रही हूँ जो हमें याद हो, 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर है? ये आपके फॉर्मूलाज हो गए फॉर प्लैंक्स थ्योरी। अगर आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ लेता है, हमने यहाँ पे सिंपली n को सब्स्टिट्यूट कर दो, NH, टोटल एनर्जी आ गई सभी फोटॉन्स की, कि मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है n को, कितने फोटॉन है मेरे। और दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, Nhc/λ। हाँ, अगर यहाँ पे वेव नंबर दे दिया तो आप वेव नंबर को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिकॉज यू नो द रिलेशन बिटवीन वेव नंबर एंड वेवलेंथ। क्लियर है बात ये सबको? फाइन, H के वैल्यू को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक क्वेश्चन आया है। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चे ना इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। कहते हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आता काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी किसको किसके साथ रिलेट करें, भूल जाते हैं, ग्राफ नहीं समझ आते। तो हम क्या देखने वाले हैं, एक बहुत ही सिंपल सा वे कि हमें कैसे पता चले, हम कैसे मेमोराइज रखें, कैसे समझें। देखो, हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस लीनियरली विद। क्वेश्चन अपना ये है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, लीनियरली, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। तो चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन पे जाने से पहले लेट्स सी अ क्विक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन को। देखो, सबको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है,
ये मेटल का सरफेस रहा, आपने इंसिडेंट की कोई फ्रीक्वेंसी की लाइट और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इसी को बोलते हैं ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चे अब समझो, देखो मेटल का जो सरफेस है ना वो ये नहीं है कि आप कुछ भी फ्रीक्वेंसी की लाइट दोगे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। मेटल की खुद की एक डिमांड है कि अगर मेरे को मिनिमम अमाउंट जितनी मुझे चाहिए उतनी नहीं दी तो मैं इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालूंगा। दैट्स इट, ये सिंपल सी बात है। अच्छा, अभी हमने पीछे ही देखा है कि एनर्जी तो एच न्यू के बराबर है, तो मान लो आपने एच न्यू मेटल को दिया, राइट, एच न्यू जितनी एनर्जी आपने मेटल को दी है। अब वो क्या करेगा, जितनी उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एच न्यू नॉट, जितनी उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, राइट, और एक्स्ट्रा अगर बच गया उससे कन्वर्ट कर देगा अपनी काइनेटिक एनर्जी में। मतलब कि ऐसे समझो, मान लो मेटल की रिक्वायरमेंट थी 60 जूल की, भाई अगर आप 60 जूल की लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 60 जूल चाहिए, ठीक है जी। आपने क्या किया बच्चे, 100 दे दी, आपने 100 दे दिया। अब उसकी रिक्वायरमेंट तो 60 ही है, वो तो 60 लेगा और बाहर इजेक्ट हो जाएगा, बचा कितना, 40। इस 40 से वो मोशन करेगा, इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा, और मोशन करने का मतलब है कि करंट प्रोड्यूस करना, फोटो करंट प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना कि जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक में। और एक और बात पता हो, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट कहलाते हैं ना उसे वर्क फंक्शन कहते हैं हम, जस्ट नाम है वर्क फंक्शन, वो मिनिमम एनर्जी है जो हमें इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए देनी पड़ती है बाहर। अब एक चीज़ देखो, तुमने 100 दिया तो 40 काइनेटिक बन गया, क्योंकि 60 तो मेटल ने अपनी रिक्वायरमेंट रखी है। आप 200 दो, वो कहेगा मेरी रिक्वायरमेंट तो 60 ही है, तो एक्स्ट्रा जितना भी बचा, कितना बचा, 140, वो सारा किस में गया, काइनेटिक में, उसकी काइनेटिक बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा देखो कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंडेंट है, कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पे इंसिडेंट करवा रहे हो। बात समझ आई, आपके सामने ही है, 100 दिया तो 40, आपने बढ़ा दिया तो काइनेटिक भी बढ़ गई, बिकॉज वर्क फंक्शन उसका फिक्स है। तो इसका मतलब हमारा क्या बन गया आंसर, लीनियरली पूछा है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसका ग्राफ भी देखेंगे हम, बट एक बार थ्योरेटिकली इतना समझ आना ज़रूरी है, ठीक है, क्लियर है सबको। अच्छा, एक और चीज़, इस इक्वेशन पे बेस्ड ना न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान होते हैं, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं होता। हमें क्या करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बड़े अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, उसके बाद ये लिख लो, फिर चेक करो तुम्हें दिया क्या है, निकालना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इस इक्वेशन को मैं अगर इस फॉर्म में भी तो लिख सकती हूँ ना, एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक अगर पूछ ली हमसे तो क्वेश्चन आपको ये दोनों वैल्यूज दे के रखेगा, आपने पढ़ना है कि वो क्या कह रहा है। इंसिडेंट लाइट बोल रहा है तो ये वाली चीज़ है, और अगर उसने वर्क फंक्शन बोला है तो दिस, क्लियर। उस अकॉर्डिंग हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। एक और चीज़, यूनिट्स का प्लीज़ ध्यान रखना, यूनिट्स में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी देखो 3 एनर्जीज हैं यहाँ पे, तीनों के यूनिट शुड बी सेम, ऐसा ना हो काइनेटिक एनर्जी जूल में है और बाकी दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या किसी और फॉर्म में। सो डू चेक ऑन द यूनिट्स ऑल्सो, ठीक है। काइनेटिक और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपको ऐसे समझ आया। अब एक और क्वेश्चन इस पे आता है, इंटेंसिटी वर्ड। बच्चों को ना इंटेंसिटी का मतलब ही नहीं पता चलता आधा टाइम, उन्हें समझ ही नहीं आता कि इंटेंसिटी है क्या। तो बच्चे इंटेंसिटी का मतलब है ब्राइटनेस, आपकी लाइट कितनी ब्राइट है। ओके, अब हमने ये बात करी है कि काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी जितनी आप इंसिडेंट रे डाल रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी मतलब। फिर ना क्वेश्चन आता है यहाँ पे, कहते इंटेंसिटी जो है वो बढ़ाने से क्या बढ़ेगा। देखो इंटेंसिटी का मतलब है ब्राइटनेस, इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी से बिल्कुल भी नहीं है, ये याद रखना।
एनर्जी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, ठीक है, ये प्लैंक से ही आ रहा है, देखो कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। बट यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे बात हो रही है इंटेंसिटी की। अब इंटेंसिटी जो है ना बच्चे, वो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ाती है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, ये आपका मेटल का सरफेस है, आपने 2 लाइट्स डाली, 1 2, दिस इज लाइट नंबर 1, दिस इज लाइट नंबर 2, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि ना 2 की इंटेंसिटी ज़्यादा है, 2 जो है मोर इंटेंस है। अब देखो, जो ज़्यादा इंटेंस होगा ना, वो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकालेगा। कितने? अब देखो, दो बातें हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात हो रही है या इलेक्ट्रॉन के नंबर, संख्या की बात हो रही है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है आपने कितनी ब्राइट लाइट दी है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है, ये देखिए, ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, लीनियर है ये ग्राफ। अच्छा, अब ना यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को पता है क्या डाउट होता है, ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू क्यों नहीं हो रहा है, समझे? तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन को ही देखते हैं हम, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चे। या तो आप इसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करके देख लें, है ना, या फिर ये देखो, जो आप इंसिडेंट रे दे रहे हो उसे वर्क फंक्शन को तो सेटिस्फाई करना ही है ना पूरा। तो देखो, इतना जो है ना, दिस इज अ वर्क फंक्शन, कि भाई पहले वर्क फंक्शन पूरा किया जाएगा, फिर जो एनर्जी है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे वही चीज़ है, दिस इज न्यू नॉट, ये न्यू नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है इतना पार्ट हमारा, और फिर जो बाकी की एनर्जी है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हुई है। अब यहाँ देखिए, इंटेंसिटी का काइनेटिक से कोई लेना देना नहीं है, एनर्जी और इंटेंसिटी बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है यहाँ पे। सी, आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी केवल फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, और जो इंटेंसिटी है वो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से है। एक बात याद रखना, दूसरी अपने आप याद रह जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से रिलेशन है, ठीक है। तो इंटेंसिटी का नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से होगा। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हो। इसके क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से करना, क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते, जस्ट हमें ना रीड करना है ढंग से, ठीक है। वैल्यूज़ को कई बच्चे क्या करते हैं, वर्क फंक्शन यहाँ पुट कर देते हैं, इंसिडेंट यहाँ रख देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन फ्रॉम N1 to 4। देखो, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये स्पेक्ट्रल लाइंस पे है। अब क्वेश्चन है ना, बोहर मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उससे रिलेटेड है। हमसे वेव नंबर का वैल्यू पूछ रहा है, वेव नंबर की। तो हमें फॉर्मूला पता हो, वेव नंबर इक्वल्स टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा वेव नंबर का फॉर्मूला। मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे z स्क्वायर होता है, बट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा है, ठीक है जी। हाइड्रोजन का z सबको पता हो 1 है एटॉमिक नंबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ पता हो, देखो यूनिट्स देख लो, पर सेंटीमीटर है, तो रिडबर्ग के पर सेंटीमीटर में वैल्यू है 109678। N1 बच्चे आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और N2 4 है, तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो गया, ठीक है। इसे हमें सिंपली सॉल्व करना है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू आएगी 20565 पर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं ऐसे वाले, इनमें क्या होता है कि ना हमें फॉर्मूला रिकॉल करके रखना होता है। जैसे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊं ना, ये देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। देखो, हाइड्रोजन तो सबको समझ आता है ना, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज से हमारा मतलब है यूनी इलेक्ट्रॉन, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हीलियम +1, लिथियम +2, क्लियर, एंड सो ऑन हमारे।
अब पता है क्या, नीट 2025 ने ना एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल नहीं था, पता है क्या क्वेश्चन था, उन्होंने रेडियस और एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पूछा था, वैल्यूज पूछी थी लिथियम के लिए, ठीक है, लिथियम एंड हीलियम के लिए, एनाइंस के लिए, लिथियम प्लस और Li+2 के लिए, कि एनर्जी और रेडियस की वैल्यूज बताइए क्या है। तो देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सारी बात आ जाती है फॉर्मूला पे, फॉर्मूला में हमने थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी ना, क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए रेडियस किसी भी आपको एन लेवल का निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये रहा, यूनिट्स बताऊँ बच्चे, ये एंगस्ट्रॉम की है, ठीक है, n²/z। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा ये रहा, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z के और इन्वर्सली है n के। एनर्जी का हमारा ये रहा z²/n², और इसके जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। तो ये हमारे सारे फॉर्मूलाज करेक्ट है, बट हमें फॉर्मूलाज लर्न करना बहुत मस्ट है, बिकॉज क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया है। अच्छा बच्चे पता है क्या करते हैं, सब कुछ सही कर देंगे, रेडियस में सब सही कर रहे होंगे, z की वैल्यू अकॉर्डिंगली पुट करना भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि भाई हीलियम के लिए Z2 रखना है, लिथियम के लिए Z की वैल्यू 3 रखनी है। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो है ना, ये फिर हमारा क्वेश्चन नेगेटिव में ले जाती हैं, और ऐसा भी होता है कि जो आपने आंसर निकाला है वो कोई ना कोई ऑप्शन वो डेफिनेटली दे के रखते ही रखते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलतियां हमें अवॉइड करनी है। देखो क्वेश्चन को ना चाहे एक और बार पढ़ लो, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ही हरी करनी है, जल्दी जल्दी करना है, नो, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लो कि कुछ गलती करने का स्कोप रह ना जाए, ठीक है। गलती छोटी सी भी मिस्टेक करेंगे ना, वो हमारा मार्क फिर कैंसिल करवा देगी। क्लियर है? रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी के ये फॉर्मूलाज हैं जो हमें पता होने चाहिए, राइट। चले आगे। ओके अच्छा यहाँ पे चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इफ इट्स टोटल एनर्जी इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो क्वेश्चन आया है कि हमें काइनेटिक पूछी गई है और हमें टोटल एनर्जी बचे दे रखी है। मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिख रही हूँ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का। देखिए क्या है वो रिलेशन, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। और यहाँ पे ये जो हम ये एनर्जी निकालते हैं ना, दिस इज टोटल एनर्जी, ये किसकी वैल्यू है, टोटल की। हाँ जी ये है हमारा। अब क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखें हम, क्वेश्चन में हमें काइनेटिक पूछी है और टोटल दे रखी है, इन दोनों के बीच का क्वेश्चन है हमारा। टोटल कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो हमारी काइनेटिक कितनी आ गई, सिंपली 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना हमें, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना, टोटल, काइनेटिक और पोटेंशियल में पूछा गया सवाल है इस तरह का। क्लियर है? चले हम आगे। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम 7th एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑब्टेन्ड इन पार्शियल सीरीज इज। देखो सवाल आ गया स्पेक्ट्रल लाइन्स का, कि लाइन्स कैलकुलेट करनी है हमें। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिकॉल रखना वो सीरीज, लाइमन, बाल्मर, पार्शन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्रे, ठीक है, ये हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस का ऑर्डर है। सबको पता होना चाहिए लाइमन का मतलब है N1 की वैल्यू 1 है, कि जब भी इलेक्ट्रॉन वापस आएगा ग्राउंड लेवल पे n इक्वल्स टू 1 पे, जो भी लाइंस n इक्वल टू 1 पे आएंगी उनका नाम क्या होगा, लाइमन लाइंस या लाइमन सीरीज। बाल्मर के लिए बच्चे ये वैल्यू 2 हो जाती है, पार्शन के लिए 3 हो जाती है, ठीक है, ब्रैकेट के लिए 4 एंड सो ऑन, ठीक है, 4 5 6 ऐसे चलता है। और अगर आप N2 की बात करें, N2 हमारा क्या होगा यहाँ 2 3 4, कुछ भी हो सकता है कि स्पेक्ट्रल लाइन जहाँ से भी आ रही है बट आना उसको 1 पे है तो ही लाइमन कहलाएगी।
अब 2 पे कहाँ से आएगी, 3, 4 एंड सो ऑन से। सिमिलरली 3 पे कहाँ से आएगी, 4, 5 एंड सो ऑन से। ये हमारा सीरीज़ का सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो सीरीज़ में ना ये भी याद रखना है कौन सी विजिबल की है, कौन सी यूवी स्पेक्ट्रम की है, ये भी पूछ लिया जा सकता है। बट लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन इटसेल्फ। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 7th एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल पे हम आए हैं। अब यहाँ पे ना मैं तुम्हें 2 चीज़ें क्लियर करूँगी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ने तुम्हें पार्शियल सीरीज़ की लाइन पूछी है, ठीक है, पर हम क्या करेंगे, हम पार्शियल तो कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे, हम एक काम करते हैं टोटल भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन टोटल लाइंस का भी आ सकता है। तो मैं दोनों फॉर्मूला बता रही हूँ आपको। देखो, अगर आ गया टोटल लाइंस के लिए, उसने सीरीज कोई मैंडेटरी नहीं करी है, ठीक है, सीरीज पर्टिकुलर नहीं बोला, टोटल पूछा है आपसे, तो आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, कोई भी एन हो ये फॉर्मूला लगा देना, टोटल लाइंस आपकी आ जाएंगी। अंडरस्टूड। क्वेश्चन में क्या है अपने पास, 7th से आ रही है 1 पे, ठीक है, हमारा क्वेश्चन तो इनका है, तो टोटल लाइंस आप कैलकुलेट कर सकते हो इससे, राइट। पर अपने को पूछा है पार्शियल का, पार्शियल की कितनी लाइंस होंगी, पार्शियल लाइंस पे है क्वेश्चन। सुनो, यहाँ पे जब भी पर्टिकुलर सीरीज का क्वेश्चन आ जाए ना, तुमने क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना। अब इस फॉर्मूले में ना छोटी सी मिस्टेक होने के चांसेस है। बच्चे क्या कहेंगे, ओके आपने हमें ये फॉर्मूला दिया है लगाने को, हम 7 - 1 6 करेंगे और हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है, चलो, बट यहाँ ऑप्शंस नहीं है, वो अलग बात है। बट इन केस अगर 6 होता तो मैक्सिमम बच्चे ये कराते। ध्यान से सुनो बच्चे, पार्शियल के लिए आपका n1 कितना होता है, 3, ये नहीं भूलना, ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना कि क्वेश्चन में तो मुझे ग्राउंड लेवल कहा है, भाई आपको ग्राउंड कहा है, पूछा तो आपसे पार्शियल है, ठीक है, ध्यान रखना है। कोई भी आ जाए, अब पार्शियल के लिए क्या बोलेंगे, 7 - 3 = 4, 4 लाइन्स आएंगी पार्शियल पे। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें बाल्मर भी बता दूँ या लाइमन, कुछ भी ले लेते हैं, चलो लाइमन ले लेते हैं या बाल्मर लेते हैं। अगर सेम क्वेश्चन बाल्मर के लिए होता, बाल्मर सीरीज में पूछा है कि कितनी लाइंस हैं, आप क्या करोगे, n2 - n1, n2 तो 7 है। अब बच्चे बाल्मर का n1 कितना होता है, 2, 5 हो गया क्वेश्चन हमारा। क्लियर है सबको, ठीक है। इस तरह से टोटल लाइंस आए, दिस इज द फॉर्मूला। पर्टिकुलर सीरीज की लाइन पूछ ली है, ये करना है आपको, क्लियर है। चले हम आगे, चलिए नेक्स्ट, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन इन द पार्शियल सीरीज ऑफ लिथियम +2 आयन इज। अच्छा, यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्वेश्चन आ गया। अब हमारा एक काम करते हैं, एक साइड पे ना कुछ लेवल्स बनाते हैं, n1, ये दिस इज n = 1, सेकेंड होगा, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, सिक्स लेवल एंड सो ऑन। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ना, गैप कम होता है, दिख रहे हो, 1 2 में मैक्सिमम गैप है, 2 3 में कम, 3 4 में और कम कम कम, 7 तो और ही पास होगा, ठीक है, गैप कम होता है जैसे जैसे हम ऊपर एनर्जी लेवल्स में जाते हैं। अब यहाँ देखो, क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का, ठीक है, छोटी से छोटी वेवलेंथ का पूछा है। अब हमें पता है एनर्जी, लैम्डा और एनर्जी का रिलेशन तो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है एनर्जी मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम होने का क्या मतलब है, ध्यान से बोर्ड पे देखो, एनर्जी गैप मैक्सिमम होना। अब वो गैप मैक्सिमम कहा है, तो मैक्सिमम का तो मतलब ये हुआ ना, इन्फिनिटी वाले के साथ कितना गैप है हमारा, ठीक है, 1 और इन्फिनिटी का बोल दिया मैंने, चलो, कि किसी भी लेवल का जो मैक्सिमम एनर्जी गैप है
वो तो इन्फिनिटी वाले एनर्जी लेवल के साथ होगा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम एनर्जी। और मैक्सिमम एनर्जी कहाँ से आएगी, N2 जब आपका इनफाइनाइट होगा। ये बात को याद रखना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट को ऐसे याद रख लो। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी। एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब हमारा N2 इन्फिनिटी होगा। आई होप ये आपको समझ आया हो। चलिए क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, वेवलेंथ का पूछा है। तो देखो यही फॉर्मूला लगा दें, पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था बोर्ड पे ध्यान से देखो, आपसे पार्शियल सीरीज पूछी है। N1 की वैल्यू 1 मत रख देना। पार्शियल के लिए N1 हमारा कितना होता है, 3। 3 का स्क्वायर 9। अच्छा यहाँ पे ना हम एक चीज मिस्टेक कर देते हैं, बताइए क्या। आपसे लिथियम के लिए पूछा गया है, लिथियम के Z को इग्नोर मत करना। लिथियम का Z कितना है, 3। तो यहाँ पे हमारा 9 चल रहा है। अच्छा ये 0 हो गई टर्म, 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर R बाय 9 इंटू 9 इक्वल्स टू R। वेवलेंथ आ गई, नहीं ये 1 बाय लैम्डा आया है। हमसे क्या पूछा है, हमसे तो लैम्डा पूछा है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 1 बाय R पर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। फाइन। Z वाली बात याद रखना, Z को इग्नोर मत करना, फॉर्मूला पूरा लिख के देखना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना मैं एक और बात बताऊंगी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, आपने क्या किया, इन्फिनिटी वाले से चेक कर लिया। अगर लॉन्गेस्ट होता तो क्या करते, मान लो यहाँ पे उसने लॉन्गेस्ट कहा है, शॉर्टेस्ट में आई होप सबको समझ आ गया हो। सेम क्वेश्चन अगर लॉन्गेस्ट के लिए होता, बच्चे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है एनर्जी मिनिमम। ये रहा आपका पार्शियल का N1। मिनिमम एनर्जी कौन से लेवल के साथ दिखाएगा, ऑब्वियस है ना, 4 के साथ। इसके लिए इससे मिनिमम गैप तो कुछ भी नहीं है, चौथे से तीसरे पे जो आएगा इलेक्ट्रॉन वो दिखाएगा। तो अगर हमसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा जाता, N1 की वैल्यू तो 3 रखते, पर N2 क्या रखते हम, 4। ठीक है, डिट्टो सेम करना है, वही फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनसर्टेनिटी पे। In the position and velocity of a moving particle is 10 raised to power minus 5 meter and 5.2 into 10 raised to power minus 28 meter per second respectively. मास पूछा गया है हमसे। अनसर्टेनिटी, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया। क्या कहता था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन and momentum is greater than or equal to h by 4 pi। ये था हमारे पास हेजनबर्ग का फॉर्मूला। क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और वेलोसिटी दे रखा है, ये गिवन है और ये गिवन है। मास पूछा गया है, कुछ नहीं है, मास निकालना है। क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए इसको हम इक्वल रख लेंगे, h डिवाइडेड बाय 4 पाई डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा v। सारी वैल्यूज हमें गिवन हैं, हो जाएगा क्वेश्चन ये। h की वैल्यू याद रखना, क्वेश्चन नहीं देगा हर बार। 4 इंटू पाई डेल्टा x कितना है हमारा, 10 रेज टू पावर माइनस 5 इंटू 5.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 28। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा ना वो आएगा किलोग्राम्स में, ठीक है।
किलोग्राम्स में जो आंसर आएगा, ध्यान रखना उस आंसर को हमें मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंगली देखने के लिए। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 0.01 kg। तो ये कितना हो गया, 10 ग्राम के बराबर हो गया। यूनिट्स का ध्यान रखना, अगेन सेइंग यहाँ पे तो मीटर पर सेकेंड दे दिया, अगर नहीं दिया होता इट वाज आवर ड्यूटी टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। क्लियर है, यहाँ भी मीटर ही था। चलो तो क्वेश्चन हमारा सिंपल हो गया। ऐसे में पता क्या होता है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, वो ना यूनिट्स के साथ थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं कि किलोग्राम की जगह ग्राम दे दिया, मीटर की जगह नैनोमीटर या सेंटीमीटर या माइक्रोमीटर दे दिया, तो ध्यान रखना यूनिट्स का। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है डी ब्रोगली पे, ड्यूअल नेचर पे। डी ब्रोगली का रिलेशन क्या था, लैम्डा इक्वल्स टू h by mv। उन्होंने बोला है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड। लो जी, ये रहा आपका फॉर्मूला। क्वेश्चन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा तो हमें पता होना चाहिए। h की वैल्यू बार बार हम रिवाइज कर रहे हैं तो आपको एकदम क्लियर हो। ये इलेक्ट्रॉन का मास है बचे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। वेवलेंथ है ना, ऑप्शन 4। ठीक है, इसमें भी यूनिट्स का ध्यान रख। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। और ये हमारा रिसेंटली ही पूछा गया है 2024 में। बोर्ड पे देखो बच्चों, क्वांटम नंबर्स का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल नहीं था, जिसे याद है उसके लिए 1 सेकंड की थी ये मैच। हमें पता है वी हैव 4 क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या बताता है आपको, साइज, कि आपका जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का साइज छोटा है बड़ा है कितना है, दैट इज डिटरमाइंड बाय n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड हमारा क्वांटम नंबर होता है l, सब शेल के बारे में। देखो n हमारा शेल बताता है इलेक्ट्रॉन का, l हमें बताएगा सब शेल। l जो है इट टेल्स यू शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप के बारे में बताता है हमें, कि जैसे हम आगे देखेंगे शेप्स के बारे में, जैसे शेप s की स्फेरिकल है, p की डम्बल है, d की डबल डम्बल है। इस पॉइंट पे हमें ये सब याद होना चाहिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर है आपका l। थर्ड होता है ml। ml हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, कि 3 डायमेंशन में आपका जो ऑर्बिटल है वो किस ओरिएंटेशन में है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, सबको पता है पी ऑर्बिटल की शेप ये होती है, ठीक है जी। अब अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, या रुको हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस है। अगर आपके पी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस पे है तो ये कौन सा हुआ आपका पी एक्स। तो ये हमें कौन बताएगा, ml। ठीक है, ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के बारे में। लास्ट है हमारे पास ms, जो हमें बताता है स्पिन के बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन। क्लियर, तो आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। क्वांटम नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये मुझे बताने की नीड नहीं है, बिकॉज सबको पता है क्वांटम नंबर के बिना कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पे जाना इज़ नॉट फिजिबल। ठीक है, तो हमें क्वांटम नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, सबकी शेप के बारे में, ml वैल्यूज़ के बारे में हम आगे देखेंगे जो। फाइन, चलिए। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बताना ज़रूरी है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस। देखो ऑर्बिट जो था ये तो बोहर का था ना, बोहर ने बोला था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट। ऑर्बिट एक पर्टिकुलर 2 डायमेंशन सर्कल था, बोहर कहता इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, डिस्कवरीज हुई आगे और देखा गया,
श्रोडिंजर आया जिसने कहा भाई ऑर्बिट इज नथिंग, देयर इज अ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बेसिकली एनसीईआरटी की लाइन है ऑर्बिटल की डेफिनेशन कि इट इज अ 3 डायमेंशनल रीजन या स्फीयर इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वो कहते हैं ऑर्बिटल जो है ना हमारा, उसमें इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है, मैक्सिमम है। मैं ये नहीं बोल रही एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन ये रहा ना, वो इस रीजन में कहीं पे भी हो सकता है। तो ऑर्बिटल हम इसलिए ऑर्बिटल के बारे में बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल में रिसाइड करता है। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ पी ऑर्बिटल इज। इसमें पता क्या होता है, बच्चों के दिमाग में ना फिट होता है, वो इतना पढ़ चुके होते हैं अब तक, उन्हें पता होता है एस का मतलब एक और ये बनाया, पी का मतलब दिस और डी का मतलब 1 2 3 4 5 5 बना दिए। फटाफट देखते हैं, अच्छा पी पूछा है, पी में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, वो 6 को टिक कर आएंगे। ये भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, बट लुक देयर, तुमसे ऑर्बिटल पूछा गया है। जो आप ये ड्रॉ करते हो ना बच्चे पूरा का पूरा सेट, ये तो सब शेल हैं। ये हमारा डी रहा, पी रहा, एस रहा। ऑर्बिटल होता है दिस पर्टिकुलर एक ये, और हमें पता है एवरी ऑर्बिटल मैक्सिमम अकोमोडेशन कितने का दिखाता है, 2 का। आंसर नंबर 1, ठीक है। तो ध्यान देना उसने सबशेल पूछा है या ऑर्बिटल पूछा है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन थर्ड एनर्जी लेवल आर। देखो इसका ना एक तो फॉर्मूला है सीधा सा 2n²। 2n² हमें बताता है कि किसी भी एंड में, किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने क्या किया, ठीक है 2n² कहा है, n क्या है थर्ड, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, क्वेश्चन हो गया हमारा। मान लो आप भूल गए पेपर में, कई बार क्या होता है इतने सारे फॉर्मूलेज होते हैं ना, हम भूल जाते हैं, हम भूल गए, हम ब्लैंक हो गए, हम क्या करें, हमें फॉर्मूला ही नहीं याद है, फॉर्मूला था क्या एग्जैक्ट। कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है, थोड़ा सा अपना कंसेप्चुअल माइंड चलाना है। थर्ड एनर्जी लेवल कह रहा है ना ये, तो थर्ड का मतलब क्या है, उसमें 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा। देखो अब तक तुम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो कॉन्फ़िगरेशन की, p ब्लॉक में, df ब्लॉक में, जगह जगह पे, कि आपको पता है कि इससे आगे थर्ड के लिए नहीं जाना है, हमें 3f नहीं होता है ना, हमें ये पता होगा अब तक। तो कुछ नहीं है, 3 बोला है लिख दिया, 3s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हैं, यहाँ 6 होते हैं और यहाँ पे 10, टोटल कितना हो गया। ये फॉर्मूला आया ही यहीं से ही है, बट जस्ट सेइंग कि अगर कोई फॉर्मूला भूल जाता है कुछ नहीं है, डू दिस थिंग। क्लियर, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे थे। अच्छा यही अगर उसने इलेक्ट्रॉन की जगह टोटल ऑर्बिटल्स पूछ लिए होते, n², हो गया हमारा, ठीक है। 9 ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, 5 6 7 8 9, ठीक है। ये देखो जैसे हमारे पास L की वैल्यूज़ सब शेल हमें पता हो और उनकी डेजिग्नेशन पता हो। देखो सबको पता है S केवल 1 तक है, 1s ही होता है, 1p नहीं एग्जिस्ट करता, 2s 2p होते हैं, 3s 3p 3d है, F जो है हमारा 4th से स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ अब हमें अगर क्लियर है तो हमारा क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं होगा। हाँ जी, नेक्स्ट, द मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम दैट कैन हैव द क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 4 और m की वैल्यू +1। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आप घबरा जाओ ना, 1 मिनट के लिए शांति रखनी है, ठीक है, सोचना है, कोई बात नहीं, हो जाती है गड़बड़ इधर उधर। सोचो n की वैल्यू 4 कही है मुझे, और n की वैल्यू 4 कहने का मतलब है, मैंने सोचना है n की वैल्यू 4 का मतलब क्या हुआ, 4s 4p 4d 4f, दैट्स इट।
ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी, हमने लिख दिया। अब ml या फिर m, कई बार ml बोल देगा वो, कई बार m बोल देगा, इट्स ओके। m की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मेरी क्या है, +1 है ना। तो एक टेबल देखें पहले, ये देखो बच्चे, s के लिए ml की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, 0, ये फिक्स है। जो आप ये एक बॉक्स बनाते हो s का, एक ऑर्बिटल बनाते हो, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों का जो ml है उनकी वैल्यू 0 है, ठीक है। अब रीज़न भी है इस बात का, ऐसा नहीं है, एस की शेप क्या होती है, सफेरिकल, है ना, वो तीनों डायमेंशंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सफियर है वो पूरा हमारा, तो वैल्यू 0। अब P के लिए वी हैव 2 वैल्यूज, मतलब साइन कंसीडर करें तो 3 वैल्यूज हैं, 0, +1 और -1। P के लिए हमारी ये 3 वैल्यू असाइंड हैं। जो हम ये P बना रहे हैं, ठीक है, +1, 0, -1, बच्चे यहाँ पे जो 0 वाला है दैट इज फिक्स की वो तो PZ को मिला है। हम बाय कन्वेंशन Z एक्सिस को स्टैंडर्ड एक्सिस रखते हैं, तो 0 वैल्यू उसको असाइंड है। अब PX और PY में से कोई भी +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है। D की बात करें, D की हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, सबको पता होना चाहिए कौन से अलोंग द एक्सिस हैं, कौन से बिटवीन द एक्सिस हैं, है ना। तो ये देखो dz² 0 असाइन हुआ है उसे, कि उसका जो ml है वो 0 है, फिक्स है। ये जो हम d बनाते हैं यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे है, और सबको पता हो इट स्टार्ट्स फ्रॉम +2 एंड ends at -2, ठीक है, ये रेंज हमें पता होनी चाहिए। तो dz² को तो 0 असाइंड है ना। अब इनमें से dxz या yz वाला कोई भी +-1 हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि इसी को +1 बोलना है हमें। और बचे dx² -y² और xy dxy, इनको +-2 आइदर ऑफ देम कैन हैव। क्लियर बात, ये हमें पता हो। अच्छा, यहाँ पे मेरा ये बताने का मोटिव सिर्फ इतना था कि हमें आपको इतना देखना है, S में तो कोई भी 1 वाला नहीं है, M में हमारे पास +1 के 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और यहाँ पे D में भी +1 के 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेट्स गिव बैक टू क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखो, वो पूछ रहा है M की वैल्यू +1 वाले इलेक्ट्रॉन ही पूछा है हमसे। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, S में तो एक भी नहीं है, P में 2 होंगे, D में हमारे पास कितने होंगे, D में भी 2 होंगे बच्चे +1 वाले। अच्छा, F में ये ऑड नंबर में चलता है, सबको पता है ना, S में 1 ऑर्बिटल, फिर P में 3 है, D में 5 है, F में 7 होंगे हमारे। G पूछ ले कोई तो उसमें 9 हो जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, +1 वाले ये 2 होंगे। क्वेश्चन ने सिर्फ इतना ही तो पूछा था, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आंसर हमारा 6। क्लियर, प्रैक्टिस होगी तो इस क्वेश्चन में हार्डली आपको बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। वैल्यूज याद रखना, पूछ ली जाती हैं, जो हमारा z² और pz वालों की स्पेसिफिकली 0, 0 है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट मतलब सबको पता होना चाहिए, डीजेनरेसी का क्या मतलब है बच्चे, डीजेनरेट मतलब हैविंग सेम एनर्जी। इसे हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपको लग रहा होगा इतना बड़ा क्या आ गया, बट जस्ट हैव अ लुक, बोर्ड पे देखो। 3 L की वैल्यू 2 किसके लिए है, SPD 0, 1, 2, 3D, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 3D की बात हो रही है ना बच्चे। these 5 orbitals are degenerate, they have equal energy in ground state। इन तीनों की ग्राउंड स्टेट में इक्वल है, इन पांचों की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी इक्वल है। 3D ओके, डिफरेंस तो इसका है ना,
एक -1 वाले ऑर्बिटल में है, एक -2 वाले ऑर्बिटल में, तो हाँ हमने अभी देखा है कि दोनों की एनर्जी बराबर होगी। यस, यहाँ पे डीजनरेट होगा हमारा। नेक्स्ट देखो 3 सेम 3D आ गया, अरे यहाँ भी 3D है। ओके, ये है ml = 1 में और ये है ml = 1 में। सेम इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है क्या? स्पिन देखना एक बार, +12 ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की स्टोरी ही नहीं है, ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। चारों क्वांटम नंबर देखो डिटो सेम है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन के पेयर की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे हम एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डीजनरेसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है जब आप सेम स्पीशीज की बात कर रहे हो, सेम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो। और एक और चीज, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये पता है कौन सा रूल है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी सेम। तो ये तो चारों सेम है, डीजनरेसी का सवाल नहीं। 4 L की वैल्यू 1 0 1 2 sp d 4p। यहां देखें 3D, अरे भाई 4p और 3D की एनर्जी बराबर तो नहीं हो सकती है ना? डीजनरेसी यहीं पे कैंसिल हो गई। आगे चलिए 3D 3D, ये भी मेरा 3D है, ये भी मेरा 3D है। ml चेक करिए, हरी आप, +1 +2, दो अलग अलग ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, बिल्कुल। तो मेरा 1 और 4, 1 और 4 यानी ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे मुझे डीजनरेसी मिली है, इक्वल एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं। क्लियर? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। प्रैक्टिस के साथ आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, हो सकता है पहली बार जब हम करते हैं या जब हमारे कंसेप्ट इतने क्लियर नहीं होते, हमें टाइम लगता है थोड़ा सा सोचने में, बट एज यू विल डू द प्रैक्टिस, है ना, बहुत से क्वेश्चंस कर लोगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें माइंड में स्ट्राइक होती हैं क्वेश्चन को देख के कि अच्छा इसमें तो ये कंसेप्ट लगाना है, जहाँ पे एक्सेप्शन है उसको याद रखना है कि अच्छा यहाँ एक्सेप्शन है, मुझे नॉर्मली नहीं सोचना, थोड़ा सा हट के सोचना है, याद रखनी है उस एक्सेप्शन को। क्लियर? नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेस एज फॉलोज। हमें बच्चे हाइड्रोजन एटम के लिए ऑर्डर दे रखा है सबशेल्स के एनर्जीज का। ओके, क्या ये करेक्ट है? सबसे पहले तो ये देखना है हमें। बिल्कुल, दिस इज करेक्ट। रीजन दे रहे हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज डिटरमाइंड सोलली बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बिल्कुल सही बात है, यही तो रीजन है, तो हमारा आंसर तो 1 हो गया। पर समझते हैं इस बात को। देखो, जब एनर्जी की बात होती है तो ऐसा कहा जाता है, हमने ऑफ-बोस प्रिंसिपल पढ़ा होता है ना, जो बताता है कि आपको कैसे एनर्जी का ऑर्डर 1s 2s 2p 3s, वो वाला ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर आई होप सबको पता है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d एंड सो ऑन। हम ये ऑफ-बो प्रिंसिपल में पढ़ते हैं कि अच्छा ये एनर्जी का ऑर्डर हमारा चल रहा है, और जो एनर्जी है इट इज डिपेंडेंट ऑन n+l। ऐसे निकालते हो ना एनर्जी, जिसका n+l कम है उसकी एनर्जी कम होगी, जिसका ज़्यादा है उसकी ज़्यादा होगी। पर फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक का मतलब यूनि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे, एनर्जी केवल डिपेंड्स ऑन n। समझे? हाइड्रोजन के लिए बच्चे 2s और 2p बराबर है, हाइड्रोजन के लिए 3s 3p 3d बराबर है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ब्लाइंडली उस पर नहीं जाना कि हाँ ऑफ-बो ने बोला था ये हर जगह चला देंगे। ठीक है, यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एनर्जी केवल किस पे डिपेंड करेगी? आपके n पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच हंस रूल इज वायलेटेड। कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स आ गए अपने पास, चलो शुरू से देखें बोर्ड पे।
हर एक ऑप्शन को देखेंगे हम। पहला है एस को फिल करा, ठीक है, पी में गए, पी में इन्होंने इसको फिल करने से पहले ही पेयरिंग करा दी। भाई ये तो गड़बड़ हो गई। हंस ने कहा था, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ने कहा था कि जब तक आपका पूरा सब शेल सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल नहीं हो जाता, मतलब हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता, तब तक पेयर नहीं करवाना। इन्होंने तो पेयर करा दिया, ये तो हंस की वॉयलेशन है। आंसर मिल गया वैसे हमें, बट बाकी ऑप्शंस भी हम देखने वाले हैं। हंस की तो वॉयलेशन है, ठीक है। पता है इसको कई बार क्या होता है, बच्चे ना मिक्स हो जाते हैं पॉलीज में, हंस में। ऐसे याद रखो, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब है मैक्सिमम की सिंगल सिंगल होने चाहिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। इसको यहाँ पे रखने से पहले हमें यहाँ रखना था, ठीक है। तो ये हंस की वॉयलेशन है। लेट्स गो टू नेक्स्ट। सेकंड देखना जरा। सेकंड में ये क्या हुआ, उन्होंने एस को पूरा भरने से पहले पी में जंप कर गए। ऑफ्बो ने कहा था जब तक लोअर एनर्जी वाला फुली फिल नहीं होता तुम हायर में शिफ्ट नहीं कर सकते। ये तो गड़बड़ कर दी भाई, यहाँ तो ऑफ्बो वॉयलेट हो गया हमारा। ठीक है, दिस इज द वॉयलेशन ऑफ ऑफ्बोस रूल। नेक्स्ट, मुझे तो थर्ड में भी सेम लग रहा है। थर्ड में भी इसको फिल करने से पहले वहां चले गए। चलो गए तो गए, ये क्या करा, एक ही ऑर्बिटल में सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन रख दिए। पॉलीज को दिक्कत हो गई। पॉली ने कहा भाई ये तो मेरी वॉयलेशन भी है, मैंने कहा है तुम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखो पर स्पिन तो ऑपोजिट करो। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन का मतलब होता है एक्सक्लूसिव। जैसे मैं बोलूँ ये पेन इट बिलोंग्स एक्सक्लूसिवली टू मी, इट्स माइन ओनली, है ना। तो इलेक्ट्रॉन में भी उसने बोला था हर इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर अपना है। चारों सेम क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन कभी शेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा पॉली भी वॉयलेट हुआ और ऑफ्बो भी। ऑफ्बो को तो करा, पॉली को साथ लेके करा, ठीक है, दोनों की वॉयलेशन है। फोर्थ, एकदम परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फिलिंग। एस पूरा भरा है, जब तक सिंगली फिल नहीं हुए, ये वाले नहीं आए, और स्पिन सबका ऑपोजिट है एक ऑर्बिटल में। दिस इज द परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें यहाँ पे हमारे तीनों रूल्स रिवाइज हो गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। नेक्स्ट, टोटल स्पिन रिजल्टिंग फ्रॉम अ D7 कॉन्फ़िगरेशन। बच्चे D7 कुछ नहीं करना, 5 ऑर्बिटल्स बनाए, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5, 6, 7, ठीक है। सबको पता हो स्पिन के बारे में। स्पिन जो है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स का, एक का प्लस हाफ होता है तो दूसरे का माइनस हाफ, ठीक है, ऑपोजिट है बिकॉज। तो यहाँ तो 0 हो गया स्पिन, यहाँ भी 0, 3 बचे मेरे पास। इसका प्लस हाफ है, इसका प्लस हाफ है, इसका भी प्लस हाफ है। तो टोटल स्पिन कितना हो गया आपका, 3/2 हो गया। क्या किया है मैंने, हाफ को 3 से मल्टीप्लाई किया है कि 3 इलेक्ट्रॉन है जिनका स्पिन हाफ 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 ईच है। ऐड कर दो तो आपका 3/2 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट। मैग्नेटिज्म कौन दिखाएगा। तो देखो, मैग्नेट से अट्रैक्ट होना मीन्स दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले हमारे पैरामैग्नेटिक हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आपने क्या करना है, चारों की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन लिख के बच्चे आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा कि पैरामैग्नेटिक कौन है, यानी कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। तो आयरन की अगर हम बात करें, आयरन हमारा 3d6 4s2 है,
क्लियर। जिंक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस आपने बड़े अच्छे से करनी है, कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ हुई क्वेश्चन गया। आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2। तो बच्चे ये देखो 2 3 4 तीनों फुली फिल है, किसी में भी वेकेंट नॉट सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, अनपेयर तो नहीं है ना कहीं पे भी, सभी में क्या है, पेयरिंग है। पर आयरन में मुझे डी में मिल गए 4 अनपेयर्ड, तो मेरा आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। हाँ जी भाई, क्रोमियम आ गया। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं ना, स्टार बना के लिखवाते हैं, कॉपर एंड क्रोमियम शो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे एक बार, और क्वेश्चन है उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। बहुत से बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, और जैसा बच्चे सोच रहे हो ना, वो सोचना थोड़ा जायज़ भी लगता है कि भाई क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखवाई जाती है 3d5 4s1। नॉर्मली देखें तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है बनती तो ये है ना, पर फिर यहाँ पे हम स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और एक्सचेंज एनर्जी की वजह से बोल देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मेरा ऐसे चला गया। ठीक है, ये हमारे किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम की। और जब हम क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं ना, क्रोमियम को, आर्गन को फिल करा P6 तक 3p6 तक, फिर हम 4s को फिल करते हैं, फिर 3d पे आते हैं। बेसिकली एनर्जी जब आप फिल करते हो इलेक्ट्रॉन तो 3p6 आता है, उसके बाद 4s भरा जाता है। बिल्कुल सही बात है, 4s को फिल किया फिर 3d फिल होता है। अब ना क्वेश्चन बच्चों का ये होता है, जब आपने फिल 3d को बाद में करा है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आई तो भी तो 3d में से निकालो इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत ही जायज़ सी बात है, फिल उसको लास्ट में कर रहे हो तो निकालो भी उसी में से, समझे। पर हम ऐसा नहीं करते, सुनो इसका रीज़न। इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का मतलब है कि आउटर शेल से निकालना। बच्चे माना कि 4s की एनर्जी कम है 3d से, पर वो जो उसकी प्रेजेंस है आउटर मोस्ट, तो मेरा यही है आउटर मोस्ट। 4 वाला शेल जो है, 4 वाला जो है वो 3d के बाद है, बाहर को है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s में से ही निकालेंगे। एनर्जी का जो हम बोलते हैं ना, वो एनर्जी का ऑर्डर होता है जिसमें 4s पहले आता है 3d से। पर अगर बात करें आउटर मोस्ट होने की, तो आपका जो हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बाहर की तरफ है, वो आउटर मोस्ट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जब निकला वो बाहर से निकला। ठीक है, 4s से। लास्ट नेक्स्ट, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम +2। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, क्रोमियम +2 की कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, क्रोमियम की लिखे पहले, अभी देखी है हमने 3d5 4s1। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दी क्योंकि Cr+2 की बात हो रही है यहाँ। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, ये 4 रह गया, क्लियर है। d4 1 2 3 4 5 ये रहा बच्चे हमारा। अब क्वेश्चन ने पूछा है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू विच इज n इंटू n+2 यूनिट्स हैं बोहर मैग्नेटॉन। n क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके पास यहाँ। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में 4 पुट कर दो। 4 + 2 6, 6 4 = 24, √24 हमारा आंसर। √24 का मतलब क्या है, 4.9 हुआ हमारा ये। ठीक है,
क्योंकि √25 कितना है 5, 24 इज वेरी नियर टू 5 विच मीन्स 4.9 बोहर मैग्नेटॉन हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? फॉर्मूला याद रखिएगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का। n है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, द ऑर्बिटल्स विच हैव सेम नंबर ऑफ टोटल नोड्स। नोड क्या चीज होती है बच्चे? जब हमने ऑर्बिटल की डेफिनेशन देखी थी ना, हम ये बोलते हैं कि ऑर्बिटल तो वो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी या प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। नोड वो रीजन है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो नोड हमारे पास दो तरह की होती हैं, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला है n-l-1, एंगुलर का फॉर्मूला है l। टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या हो गया? ठीक है, ये रहा हमारा 2s के लिए n-1 1, 2p के लिए n-1 1 इक्वल नोड्स आ गई टोटल। एक बार बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम। ठीक है, या फिर एक काम करो, देखो बोर्ड पे सबके n पेयर में डिफरेंट ही है ना, तो जब n ही अलग है n-1 की वैल्यू तो डिफरेंट ही आएगी। आंसर मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है नोड का मतलब? अच्छा, नोड के लिए ना मैं आपको एक दिखाना चाहूँगी स्ट्रक्चर कि नोड का एक्चुअल मतलब क्या है। ये देखो बच्चे, 1s के लिए हमने नोड निकालनी थी 1 - 1 0। पूरा एरिया प्रोबेबिलिटी से भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन उस पूरे रीजन में है। यहाँ देखिए 2 - 1 कितना आया 1। आपको ये वाइट कलर का रीजन दिख रहा है बच्चे? इस रीजन का मतलब है इस एरिया में इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ देखो ज़रा 3s में, अब 3s में ना मेरे पास ये दो वाइट रीजन्स हैं, 3 - 1 2 आ गया। तो बेसिकली मुझे ऐसे पता चल रहा है, और देखो स्फेरिकल शेप है तो ये एस सबशेल की बात हो रही है। तो यहाँ पे दो नोड्स है, दो ऐसे रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। क्लियर है? अच्छा, नोडल प्लेन इज सेम एज एंगुलर नोड। मैंने सोचा एंगुलर नोड के बारे में भी बता दें आपको। एक बार यहाँ पे देखो बोर्ड पे, ये मेरा 3px है, x एक्सिस के अलोंग जो बना हुआ है। बच्चे यहाँ पे आप ये जो वाइट एरिया देख रहे हो ना, ठीक है, ये हमारा नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कौन सी को? रेडियल नोड को। रेडियल नोड का फॉर्मूला अगर हम यहाँ लगाएं n-l-1 1 आ गया। दिस इज दैट वन पर्टिकुलर एरिया जो मैं वाइट कर रही हूँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो रेडियल नोड बेसिकली हम ऐसे देखते हैं कि एक्सिस के अलोंग देख ली जैसे p में। पर एंगुलर नोड की बात करें तो ना वो प्लेन में देखी जाती है। जैसे देखो आपका px है, अब px का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x एक्सिस के अलोंग होगी। ठीक है, तो इसका मतलब वो इस वाले प्लेन में yz में नहीं होगी। तो ये है। सिमिलरली 2py में y पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, xz पे नहीं होगी। 2pz में z पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, xy के अक्रॉस वो नहीं होगी। तो बेसिकली जो हमें प्लेन है ना, प्लेन समझ रहे हो, ये देखो बना भी हुआ है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर प्लेन बता रहा है जो हमें एंगुलर नोड हम जिसे कहते हैं। क्लियर? सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए हों, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू।